हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस चैप्टर में मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी को बताता है। आज हम सेकंड क्लास है तो आज हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, है ना। अब ये बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी को, फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेसिटी को बताता है। साथ ही ये बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसकी जो कैपिटल है उसका क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, उसमें डेट और इक्विटी का क्या रिलेशन है, इसके बारे में ये बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला रेशियो है वो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी। अब देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है डेट और एक आ रहा है इक्विटी। तो इन दोनों के बीच में ही क्या बताना है, रिलेशन बता रहा है ये रेशियो। डेट कितना है और इक्विटी कितना है। अब डेट में क्या होता है, डेट में टोटल डेट आएंगे, है ना। टोटल डेट आएंगे लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि हम इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को लेंगे, हम टोटल डेट लेंगे। और इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से नहीं है, इक्विटी का मतलब है कि टोटल शेयर होल्डर फंड, है ना। अब आप देखो यहाँ पर पहले इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी का मतलब है टोटल शेयर होल्डर फंड, है ना, यानी कि जो ओनर की कैपिटल कितनी लगी हुई है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये इसमें शामिल की जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी काउंट होगी और रिजर्व एंड सरप्लस ये भी काउंट होगी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी, ये पैसा भी किनका होता है, इन्हीं का होता है, ओनर का ही होता है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर का ही, है ना। ये क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये मान लो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट ईयर ये आपको नहीं दिखेगा, एक साल बाद में दिखेगा ना। मान लो प्रॉफिट हो गया फिर उससे रिजर्व क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो रिजर्व भी क्या होते हैं, जो भी लाइबिलिटीज होती है, फिक्स लाइबिलिटीज, उनको पे करने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये भी शामिल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें लेस होती है, वो होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इसको हम लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं, क्योंकि ये वास्तव में ये एसेट्स होती ही नहीं है, ये एक तरह के लॉस होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, 100 रुपये का एक शेयर है और उसको 10% डिस्काउंट पे इश्यू किया जा रहा है, डिस्काउंट पे इश्यू किया जा रहा है। तो अगर उसकी एंट्री देखें तो एंट्री मान लो अगर कैश रिसीव होता है ना में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ये 100 से, ये 10 से और ये 90 से, ऐसे एंट्री करते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितनी दे रखी है, 100 रुपये दर्शा रखी है ना। लेकिन कैश में वास्तव में कितना रिसीव हुआ, हमें 90 हुआ ना, 10 रुपये तो डिस्काउंट था। तो हमने यहाँ पर हमने इसको जोड़ते हैं, हम इक्विटी फंड को जोड़ते हैं, या मतलब शेयर होल्डर फंड को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्विटी कितना जोड़ लिया, 100, जबकि वास्तव में कितना जोड़ने था, 90। 10 रुपये तो डिस्काउंट था, वो तो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं। तो वो डिस्काउंट क्या हो गया था, वो फिक्टिशियस एसेट था, तो उसको हमें क्या करना होगा, फिर से लेस करना होगा। ऐसे ही फिक्टिशियस एसेट्स में क्या होता है, लॉस होता है। अब देखो आपने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड किया है ना। तो प्रॉफिट को जब आप ऐड कर रहे हो तो लॉस होगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो लॉस हो जाता है, उस वो क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे सामने आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, या इसको बोलते हैं नेटवर्थ, या फिर इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। इन तीनों को ऐड कर लेंगे और एक चीज लेस कर देंगे, इनको बोलेंगे शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्थ। ठीक है, इसके 3 नाम है, शेयर होल्डर फंड बोल दो, चाहे प्रोप्राइटर्स फंड बोल दो, चाहे आप नेटवर्थ बोल दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सिमिलर नाम है। इसमें क्या क्या होते हैं शामिल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स को, समझ में आ गया इक्विटी। इसके बाद में दूसरा क्या है, डेट है। डेट क्या आ जाएंगे, डेट में टोटल डेट आ जाएंगे, टोटल डेट। यहां से डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी बिजनेस की कितनी है ना, हमारे पास में पैसा है कितना और ये हमें पैसा पे करना है। एक तरह से ये हो गया डेट और इक्विटी का रिलेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल
डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट अपॉन टोटल शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो का। अब देखो ये डेट अगर जितना ज़्यादा हो जाएगा ना उतनी ही फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी, समस्या बढ़ेगी इससे। ये डेट कम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट ज़्यादा होगा ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है ना। जैसे मान लो आपने डिबेंचर्स ज़्यादा इशू कर रखे हैं, है ना, डिबेंचर्स ज़्यादा इशू कर रखे हैं और डिबेंचर्स पे आपको रिटर्न के रूप में क्या देना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है, और वो एवरी ईयर पे करना होता है। चाहे से आपको प्रॉफिट हो चाहे से आपको लॉस हो, उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो इंटरेस्ट चाहिए इनको। अब बिजनेस है, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। अब देखा आपने कुछ सालों पहले देखा कोविड आ गया था, है ना, कई सारे मतलब बिजनेस बंद हो गए थे, लोगों की जॉब चली गई थी। तो अब किसी वर्ष मान लो कि अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट तो पे करना होगा। अब कहाँ से लाएगी इंटरेस्ट के लिए कहाँ से लाए पैसा, है ना, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, और फिर लोन लेते हैं ना मार्केट से, और लोन लेकर के फिर उसको पे करते हैं इंटरेस्ट के रूप में। अगर नहीं पे करेंगे तो फिर उससे कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी, तो और लोन लेंगे। तो लोन लेने के लिए जाएंगे तो क्या मार्केट से लोन मिल जाएगा कि ऐसी स्थिति में? जब पता है उनको कि किसी कंपनी में लॉस हो रहा है तो उस स्थिति में कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, है ना। और यदि कोई बैंक लोन देगा भी तो वो हाई रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ऐसा ही होगा, है ना। मैं एक अपने गांव का उदाहरण बताता हूँ। देखो मेरे गांव में एक व्यक्ति है, वो मतलब हर किसी को लोन दे देता है। अब मान लो किसी को लोन की आवश्यकता होगी तो उसको मान लो लोन नहीं मिल रहा, कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो उस व्यक्ति के पास में चला जाओ, वो लोन दे देगा आपको। लेकिन वो लोन देगा ना, उसकी शर्तें बहुत मतलब डिफिकल्ट होती है, वो इंटरेस्ट बहुत हाई रेट से चार्ज करता है ना। इंटरेस्ट लेता है वो 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, मतलब सैकड़े की दर से। सैकड़े की दर से का मतलब है कि 100 रुपये पर, जैसे 10 रुपये सैकड़े की दर से रहा है तो 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लेगा वो एक महीने का, एक महीने का, साल का नहीं, एक महीने का। 100 रुपये पर 10 रुपये, ये रेट है उसकी, है ना। तो वो क्या करता है, लोन तो दे रहा है लेकिन कैसा लोन मिल रहा है? हाई रेट पर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मान लो यहाँ पर भी अगर हमने ज़्यादा हमारे डेट है ना, ज़्यादा डेट है, अब कंपनी मार्केट से यदि और फंड रेज करेगी तो उससे काफ़ी समस्या आएगी, है ना। अगर ये रेशियो ज़्यादा रहता है तो ऐसी स्थिति में और फंड रेज करना है तो वो मुश्किल हो जाएगा, और अगर फंड मिलेगा भी ना तो वो हाई रेट पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रेशियो क्या रहना चाहिए, एक मतलब कम भी नहीं रहना चाहिए, उतना कम भी रहेगा ना तो भी समस्या है, क्योंकि फिर एक तरह से आपको पता है डेट है ना सस्ता पड़ता है इक्विटी की कॉस्ट हाई रहती है, डेट सस्ता पड़ता है, क्योंकि डेट पर हमें इंटरेस्ट जो पे करना होता है डिबेंचर्स पर, वो क्या होता है टैक्स में एक तरह से उससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि टैक्स से पहले ही हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं, पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हैं। तो ये सस्ता पड़ता है, इसलिए यूज तो होना चाहिए डेट, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रेशियो हो गया डेट इक्विटी रेशियो। फिर उसके बाद में दूसरा रेशियो हम देखते हैं, हमने लाइबिलिटी साइड से देखा डेट और इक्विटी इन दोनों का रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं प्रोप्राइटर्स रेशियो, दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? अब देखो मैंने बताया ये प्रोप्राइटर्स फंड होता है, इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फैक्टिसेस से, ये प्रोप्राइटर्स फंड होता है। अब इनका हम दूसरी किसी आइटम से रिलेशन करना है तो किससे करें? इससे तो कर चुके हैं लायबिलिटी से, तो अब चलते हैं असेट साइड में। ये जो टोटल असेट्स है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे कि टोटल असेट्स जो हमने लगाई है बिजनेस में उसके लिए पैसा कहाँ से आया, ओनर का जो पैसा है वो कितना है। तो इसका रेशियो हो जाएगा प्रोप्राइटर्स रेशियो का, प्रोप्राइटर्स फंड प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइड टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स को शामिल नहीं करना होता है ना, क्योंकि वो वास्तव में एसेट्स नहीं है, वो तो लॉस होते हैं। तो यहाँ टोटल एसेट्स में हम फिक्स एसेट्स को शामिल करेंगे, करंट एसेट्स को शामिल करेंगे, और उसके अलावा यदि मान लो कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उनकी भी रिलाइजेबल जो वैल्यू है उनको ही लेंगे। वास्तव में मान लो गुडविल है, अब बुक वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है, बुक वैल्यू मान लो ज़्यादा हो, लेकिन वास्तव में जो वैल्यू है उसको हम लेंगे, और फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो लॉस है, वो एसेट्स वास्तव में है नहीं। उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? प्रोप्राइटर्स फंड से, है ना। प्रोप्राइटर्स फंड ये ओनर की, यानी कि जो बिजनेस में टोटल पैसा लगा है उसमें इनका कितना हिस्सा है, इनका कितना परसेंट है, ये होती है ओनर की कैपिटल, इनका कितना पैसा है। अब ये मान लो कि जैसे कोई बिजनेस है और उसमें 1 लाख रुपए लगे, 1 लाख रुपए, जैसे यहाँ पर असेट्स आ रही है टोटल 1 लाख। अब 1 लाख रुपए लगे
और उस 1 लाख रुपए में आपका हिस्सा कितना है, आपने कितने पैसे लगाए, है ना। तो ये सपोज दैट आपने लगाए 80,000 रुपये, तो ये ठीक है, अच्छा रेशियो है। ये कितना रेशियो आ गया 0.80, यानी कि 1 रुपये में 80 पैसे किसके हैं, ओनर के हैं, 20 पैसे किसके हैं, बाहर से लगाए हैं, है ना। वो लाइबिलिटीज है, मतलब अपने लिए लाइबिलिटी है, वो बाहर से पैसा लगा है 20 रुपये। लेकिन 100 रुपये में 80 रुपीज़ किसका लगाया, खुद का पैसा लगाया है, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाए, अगर ये हो जाए 20,000 रुपये, यहाँ पर 1 लाख रुपए में 20,000 रुपये ही आपकी, इसका मतलब 80,000 रुपये कहाँ से आए, फिक्स एसेट तो 1 लाख लगी, 20,000 आपने लगाए तो 80,000 कहाँ से लिए, ये डिबेंचर वगैरह यहाँ से लिए। तो ये स्थिति ठीक है क्या, है ना, ये सही नहीं होती। आप जनरली आप ही खुद ही सोचो, आपको कोई बिजनेस करना है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खुद का लगाते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पैसा लगे और बाहर से पैसा कम से कम लेना पड़े। 80,000 रुपये आप खुद लगाना चाहोगे, 20,000 ही बाहर से व्यवस्था करोगे। अगर ऐसा इसके उल्टा हो जाए तो दिक्कत हो सकती है ना। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 20,000 रुपये लगाए, 80,000 रुपये फ्रेंड से लिए, किसी दूसरे से, रिश्तेदार वगैरह से लिए, है ना। तो उससे समस्या है ना, फिर रिश्तेदार कहेंगे कि देखो हमने करवाया है बिजनेस, है ना, हमने स्टार्ट करवाया, वरना ये कुछ नहीं करता, है ना। फ्रेंड से अगर लिए हैं तो फ्रेंड भी कहेगा कि मैंने करवा दिया, वरना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसका होना चाहिए, प्रोप्राइटर्स फंड। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब दूसरा एक रेशियो और देखते हैं, वो है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो क्या बताता है, अब हमने यहाँ पे एसेट्स का कंपैरिजन किससे किया, टोटल एसेट्स का कंपैरिजन किया इक्विटी या शेयर होल्डर फंड के साथ में या प्रोप्राइटर्स फंड के साथ में। अब इसी टोटल एसेट्स का कंपैरिजन हम इसके साथ में करेंगे, ये टोटल डेट के साथ में करेंगे, ये हो जाएगा सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो हो जाएगा टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। समझ में आ गई दोनों, इसीलिए मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगी। प्रोप्राइटर्स रेशियो तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और सोल्वेंसी रेशियो हो जाएगा ये टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, है ना। अब ये रेशियो क्या बताता है, ये रेशियो बताता है कि जो भी टोटल एसेट्स है उसमें बाहर से कितना पैसा लिया है ना, बोरोइंग कितनी की है, कितनी बोरोइंग की गई है, वो ये रेशियो बताता है। तो ये तो जितना कम होगा उतना ही ठीक रहेगा, सोल्वेंसी रेशियो जितना कम होगा, क्योंकि बाहर से जितना पैसा कम लेंगे उतने ही हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, है ना। अगर ये ज़्यादा रहेगा, डेट ज़्यादा रहेगा और असेट्स कम रहेगी, तो वो क्या बताता है, लॉन्ग टर्म जो सोल्वेंसी कैपेसिटी उसको बताता है कि लॉन्ग टर्म जो सोल्वेंसी कैपेसिटी वो ठीक नहीं है। इसके अलावा ये सोल्वेंसी रेशियो वो एक चीज़ और भी बताता है कि मान लो यदि आपका बिजनेस है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है और इन फ्यूचर वो मान लो कि समापन करना पड़ रहा है, आपको बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ रहा है, बंद हो रही है आपकी कंपनी, तो जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है तो आपकी असेट्स बिकी जाएगी, फिर जो भी असेट्स बेची जाएगी उससे जो पैसा रिसीव होगा उससे आपकी जो लाइबिलिटीज है उसको पे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मान लो असेट्स है 100 रुपये और आपकी लाइबिलिटीज है यहाँ पर 80, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पे किया जा सकता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आप पे नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म में जो सोल्वेंसी कैपेसिटी है उसको ये बताता है। तो ये रेशियो जितना कम होगा उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ रेशियो पढ़ते हैं। फोर्थ रेशियो है वो है फिक्स एसेट रेशियो, फिक्स एसेट्स रेशियो। फिक्स एसेट्स देखो, फिक्स एसेट्स ये रही, फिक्स एसेट्स अपनी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये फिक्स एसेट्स है मेरी, और डेटर्स ये जो है ये है करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का कंपैरिजन किससे करेंगे, ये जो फिक्स एसेट्स होती है ना इसका कंपैरिजन, इनका रिलेशन हम देखेंगे कि इनके लिए पैसे आए कहाँ से हैं, उससे देखेंगे हम। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स होती है ना, कभी भी मान लो बिजनेस में फिक्स एसेट्स होती है तो उसके लिए जो पैसे की व्यवस्था की जाती है ना वो लॉन्ग टर्म सोर्स से ही की जाती है, शॉर्ट टर्म सोर्स से नहीं की जाती है। क्योंकि आपको पता है जो भी फिक्स एसेट्स होती है वो बिजनेस में लंबे समय तक बनी रहती है ना, लंबे समय तक वो बिजनेस में काम आती रहती है। तो उसके लिए जो पैसे का व्यवस्था की जाएगी वो भी ऐसे सोर्स से की जाएगी जो लंबे समय तक रहे, है ना। ऐसे नहीं कि किसी से 1-2 महीने के लिए उधार मिल रहा है और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए या फिक्स एसेट्स में उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया,
अब जिसने आपसे पैसे लिए हैं 1 या 2 महीने के लिए, उसको पैसे कहाँ से पे करोगे? तो इसकी जो व्यवस्था की जाती है फिक्स असेट रेशियो में, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स से की जाती है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्स देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखते हैं इक्विटी, ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी क्या होता है? लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं इस पैसे को। डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर, लॉन्ग डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म बैंक लोन ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर बीपी ये नहीं आएंगे, क्योंकि इससे जो पैसा मिलने वाला है वो लंबे समय तक नहीं मिलेगा। इनसे तो शॉर्ट बहुत ही कम समय के लिए पैसा मिलता है। तो ये जो सोर्स है इससे हम फिक्स असेट्स की फाइनेंस करेंगे। तो इसका रेशियो हो जाएगा फिक्स असेट्स डिवाइड बाई, अब इसको क्या बोले, इसको तो हम बोलते थे शेयर होल्डर फंड, लेकिन इसमें हम 2 चीज़ें और जोड़ दी, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बैंक लोन। तो इन दोनों को और जोड़ देंगे, ये इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म सोर्स या लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, फिक्स असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड, क्योंकि फिक्स असेट की व्यवस्था किससे होती है? लॉन्ग टर्म फंड से ही होती है। ओके, तो ये हमने 4 टाइप के आज रेशियो देखे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोज होगा उसमें हम 4 टाइप के और रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।